नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं देश विरोधी गतिविधियों की, लेकिन साथ में हम बात करेंगे कि आज के दौर में अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे नेता इस देश को नहीं मिले होते तो इस देश की स्थिति क्या होती। अगर हम इसका आकलन करने बैठते हैं तो हमारा आकलन जो है वो एक ही तरफ जाता है और वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो राजनीतिक दल है, इसलिए हम उसकी जो है वो पैरवी नहीं कर सकते। इससे ज्यादा जरूरी है कि उसके दो नेता, एक जो इस देश के अभी प्रधानमंत्री है और दूसरे इस वक्त जो है वो अमित शाह गृह मंत्री है। अब ऐसे में अगर आप इसको इससे जोड़कर देखना चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों जरूरी, तो आप जो है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम इस खबर को समझें। दिल्ली में इस वक्त क्योंकि हर साल की तरह जो एयर इंडेक्स एक्यूआई जो है वो लगभग 400 के पार है, तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली में हवा इस वक्त जहरीली बनी हुई है और हर सरकार जो है वो दावा करती है कि इसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन वो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती है। तो इस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत ज्यादा समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हुआ भी नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस वक्त जिम्मेवारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही है। लेकिन दिल्ली के जो हालात ये बने हुए हैं और हर साल बनते हैं, उसके लिए कोई एक ठोस कारण अगर हम कहें कि ये जिम्मेवार है तो वो जिम्मेवार नहीं है। राजनीतिक दल भले ही जो है वो कितनी ही आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करें, तो इसके लिए जिम्मेवार है बढ़ता हुआ ट्रैफिक, फिर आप निर्माण उसको भी ले सकते हैं, फिर चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश के जो किसान, जो पराली जलाने वाले किसान हैं, आप उनको भी इसमें शामिल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण जो है वो आपको इसको देखने को मिल सकते हैं। तो अकेला का अगर हम ये कहें कि पटाखों की वजह से जो है वो प्रदूषण होता है या अकेले किसान जो है वो इसके लिए जिम्मेवार है, ऐसा जो है वो कहना उचित नहीं है। लेकिन इसके विरोध में दिल्ली के इंडिया गेट के ऊपर प्रदर्शन किया गया। अब देश जो है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो ऐसे में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दिल्ली में जंतर मंतर और रामलीला मैदान ऐसी जगह है जहां पर आप परमिशन लेकर धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फिर इंडिया गेट ही क्यों? यह एक जो है वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जब इस प्रदर्शन का मकसद जो है धरने प्रदर्शन का वो कुछ और हो, तो फिर मामला जो है वो संवेदनशील नजर आता है। जैसे हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो तथाकथित किसान आंदोलन, यहां ये वर्ड हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन, कृषि सुधार जो अधिनियम थे 3, उनके खिलाफ जो है वो बड़े स्तर पर किया गया। लेकिन उसकी सच्चाई का दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं तो आप सोचकर देखिए, अरुंधति राय जो लेफ्टिस्ट विचारधारा से आती है, जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती ही नहीं है, और 2010 में जेएनयू कैंपस में उन्होंने एक जो है वो इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया, स्पीच दिया, और उसके ऊपर जब 2018 में दिल्ली के एलजी ने कार्रवाई करने की अनुमति दी, उसकी जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी, तो योगेंद्र यादव, क्योंकि योगेंद्र यादव उस किसान आंदोलन का हिस्सा थे, और साथ में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली सरकार को एक, या हम कहें कि एलजी को एक पत्र लिखा था कि अरुंधति राय के खिलाफ जो जांच है उसको रोका जाए। तो आप सोचकर देखिए कि किसान आंदोलन की, एक किसान यूनियन का अरुंधति राय के साथ क्या कनेक्शन है, जो भारत को तोड़ने की बात करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है वो सदस्य है। तो इससे आपको जो है वो कुछ कनेक्शन समझ में आएंगे कि आखिर इस देश में कुछ सालों से धरने प्रदर्शन को किस तरीके से कुछ लोगों ने जो है वो बिजनेस बना दिया, और कुछ लोग जो है वो इसके अंदर कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और दूसरी चीजों की विचारधारा की एंट्री इसमें करा देते हैं। दूसरा, शाहीन बाग, शर्जील इमाम और उमर खालिद, आपको याद ही है, अभी वो बेल के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि चिकन नेक को तोड़ने की बात कर रहे थे। उससे भी बड़ी बात थी
कि सीएए जो नागरिकता देने का कानून था, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं था, बावजूद इसके एनआरसी को जो है वो मुद्दा बनाकर दिल्ली में शाहीन बाग किया गया और दिल्ली को दंगों की आग में झोंका गया जानबूझकर, और पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने का एक प्रयास किया गया। तब ये बुद्धिजीवी लोग जो है वो चुप बैठ जाते हैं। लेकिन आज दिल्ली के उसी इंडिया गेट के ऊपर प्रदूषण के खिलाफ जो है वो धरने प्रदर्शन की आड़ में, अगर आप सोचकर देखिए, एक हिडिंबा, अब मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री जब से बने हैं उनके दो मामलों की मैं बात करता हूं, क्योंकि 2014 से पहले जो सरकारें थी वो कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आती थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या होती थी इसके ऊपर कभी जिक्र नहीं होता था, तो मामला जो है वो चलता रहता था। लेकिन जब से अमित शाह के अगर आप देखोगे तो वो मिशन मोड पे काम करते हैं, और इस वक्त अगर नक्सलवाद की हम बात करते हैं तो नक्सलवादियों के लिए 31 मार्च 2026 जो है वो फाइनल डेडलाइन तय की गई है, और उससे पहले आपको परिणाम जो है वो एक के बाद एक देखने को मिले हैं, जिसमें से एक करोड़ का इनामी नक्सली ये हिडिंबा भी था, जो लगभग 20 से ज्यादा, हम कहें कि 26 हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो इसका एनकाउंटर क्यों जरूरी था आपको इसी से समझ में आ जाएगा, जिसने, चाहे वो पुलिस के जवान हो या हमारे सीमा सुरक्षा बल के हो या केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान हो, उनकी हत्या के लिए ये जिम्मेवार है। और किस तरीके से इसको घेरकर बड़ी प्लानिंग के साथ में जो है वो 4 घंटे के दौरान मार गिराया आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के ऊपर। अब इसमें जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो फिर ये विचारधारा आती कहां से है? तो मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि जब तक इस देश में, क्योंकि सरकार बदल चुकी है लेकिन अभी भी जो इकोसिस्टम है वो टूटा नहीं है, और जब तक इकोसिस्टम टूटेगा नहीं तब तक इस सोच से भारत को आजादी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा। अब इस सिस्टम ने कब्जा कैसे किया, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। क्योंकि इस प्रोटेस्ट के दौरान व्यक्ति जो है वो हाथ में तख्तियां लेकर आए हैं हिडिंबा जिंदाबाद के नारे, और एक महिला तो ये कहती हुई आई है कि उसने अपने अधिकारों के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी। अब आप सोचकर देखिए इनके तर्क क्या है। और हिडिंबा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो आपको पता होगा अफजल गुरु को लेकर भी इसी तरीके के नारे लगाए गए थे, और जेडीयू में जो नारे लगे थे कि लेकर रहेंगे हम आजादी, हर घर से निकलेगा अफजल, आपको पता ही होगा। और उसका मास्टरमाइंड कौन था? कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार इस वक्त किसमें है? कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आने से पहले वो लेफ्ट पार्टी में था। लेफ्ट पार्टी की तरफ से बेगूसराय से जो है वो चुनाव भी लड़कर देखा, हालांकि उसको सफलता नहीं मिली। और फिर उसके बाद में जब यह सवाल उठता है कि राहुल गांधी के चारों तरफ जय जगत के लोग या लेफ्ट विचारधारा वाले लोग हैं, जो कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के पैरेलल ले जाके खड़ा कर दिया, बराबर खड़ा कर दिया, तो अब वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस जेएनयू की जो नस्ल, ये जो अर्बन नक्सल की जो नस्ल तैयार की जाती है, जब तक इसको नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस देश में इस तरीके की हरकतें जो है वो होती रहेगी। और अच्छा है थोड़ा सा जो है वो इसमें मैं आपको बता दूं कि इस बार एबीवीपी ने जो है वो लगातार कई यूनिवर्सिटीज में इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 से 10 साल का समय और लगेगा, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स का जिस तरीके से समाजवाद के नाम पर, समाजशास्त्र के नाम पर जो है वो ब्रेन वॉश किया जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो नक्सलवाद का जन्म किसमें? 1967 में पश्चिमी बंगाल के नक्सलवाड़ी जगह से हुआ, जिसके फादर जिसको हम कहते हैं कि उसके जनक किसको कहा जाता है, तो चारू मजुमदार और कान्हू सान्याल, और दोनों ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसके जनक रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन और जो पार्टी बनाई वो इन दोनों ही लोगों ने बनाई। और मकसद क्या था? मकसद था सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना। और यह सशस्त्र विद्रोह ऐसा बढ़ा कि आने वाले समय में लगभग इस देश के 200 जिलों तक पहुंच गया, जिसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। और आज स्थिति यह है कि 2 या 3 जिलों तक सिमट गया है। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी में, या हम कहें कि गृह मंत्री अमित शाह है, उनकी ही देन है। और जिस तरीके से कश्मीर में जो है वो जीरो टॉलरेंस की एक नीति अपनाई गई। अब इससे जो है वो लेफ्ट पार्टियों का दर्द आप समझ सकते हैं
तो ये जो इंडिया गेट के ऊपर जो प्रदर्शन था, ये बहाना था प्रदूषण का, और ये प्रदूषण जो है वो दिमाग का प्रदूषण था, क्योंकि इसके पीछे अर्बन नक्सल सोच थी, या हम कहें कि लेफ्टिस्ट सोच जो है वो साफ तौर से नजर आती है। तो इस सोच से यहां से निकली हुई जो पौध है वो बड़े पदों पर जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बड़े पदों पर जज बन जाते हैं, हाईकोर्ट में जज बन जाते हैं, बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं, और फिर ये इस देश को जो है वो इसी तरीके से गुमराह करने का काम करते हैं। और यह सिलसिला जो है वो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ये लगातार जो है वो चलता जा रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, इसके पीछे की कहानी जो है वो कहां इंप्लांट की जाती है। तो योगेंद्र यादव हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, उसके पीछे ऐसी कहानी जहां भी नजर आती है तो आप समझ लीजिए ये देश विरोधी गैंग का काम है। और जब मैं ये कहता हूं कि यही लोग जो है वो यहां की नस्ल जो है वो बड़े पदों पर चली जाती है, तो आपको पता होगा इस वक्त जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद गए, तो आपको पता होगा एक सीपी राधाकृष्णन और दूसरे सुदर्शन रेड्डी। तो सुदर्शन रेड्डी वो भी एक बार चर्चा में आ गए थे, क्योंकि सलवा जुडूम के खिलाफ उन्होंने एक फैसला दिया था, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। अब सलवा जुडूम क्या था? सलवा जुडूम यह था कि ये जो लाल आतंकवादी थे, जो नक्सली गांवों के ऊपर हमला करते थे, गांवों को लूट लिया करते थे, परिवारों को मार दिया करते थे, उनको अपनी रक्षा के लिए गांवों से कुछ ऐसे नौजवानों को ट्रेनिंग देना, हथियारों की ट्रेनिंग देना और उनको हथियार देना, ताकि वो अपने गांवों की रक्षा कर सके। लेकिन जब आप सोचकर देखिए कि नक्सलवाद के खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन सलवा जुडूम के खिलाफ कोर्ट में गया है लेफ्ट पार्टियां, और सुदर्शन रेड्डी ने उसके ऊपर रोक लगा दी, और उसका नतीजा यह हुआ कि 36 के आसपास जो सलवा जुडूम थे 2010 में, उनको, उन लड़कों को गला रेत कर नक्सलियों ने हत्या कर दी। ये उसका अंजाम था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सोचकर देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं होते तो आज इस देश के हालात क्या होते। और फिर हमें, जब हम आवाज उठाते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, तो फिर हमें सीधे तौर पर जो है वो एक जन्म गुट्टी दी जाती है सेकुलरता की, कि ये देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, और हम उसमें जो है उसके प्रभाव में आकर फिर हम चुपचाप बैठे बैठे जो है वो तमाशा देखते रहते हैं, और ये लोग जो है वो तमाशा बनाते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।